नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया पर देवभूमि में आपके साथ तहसीन फातिमा। चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। देहरादून में भारतीय सैन्य एकेडमी की पासिंग आउट परेड के बाद भारतीय सेना को 341 जाबाज युवा अफसर मिल गए हैं। मित्र देशों के 84 कैडेट्स पास आउट होकर अफसर बने हैं। सेना की पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह ने बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर परेड की सलामी ली। आईएमए के ऐतिहासिक चैटवुड भवन के सामने ड्रिल स्क्वायर पर परेड के बाद शपथ ग्रहण समारोह हुआ। शपथ लेने के बाद सभी 341 कैडेट्स भारतीय सेना का अभिन्न अंग बन गए। मुकेश कुमार को स्वर्ण ऑफ ऑनर का सम्मान मिला, जबकि दीपक सिंह को गोल्ड, मुकेश कुमार को सिल्वर और लवनीश सिंह को कांस्य पदक से नवाजा गया। दक्ष कुमार पंत ने सिल्वर मेडल यानी टीजी हासिल किया। आपको बता दें कि पासिंग आउट परेड के बाद उत्तराखंड के 37, यूपी के 66 और हरियाणा के 38 कैडेट्स पासिंग आउट परेड में शामिल हुए और पास होकर भारतीय सेना में ऑफिसर बन गए। पासिंग आउट परेड को देखते हुए एकेडमी के आसपास सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी। आसपास ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया था। served overseas nation's peacekeeping forces in Lebanon in the year 2009. And all its professional forces, including the armed. सुदीप जैन संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। सुदीप, क्या भव्य नजारा आपने वहां पर देखा? जी देखिए, वास्तव में आईएमए भारतीय सैन्य अकादमी देश की शान है, जहां से आज जो 341 नौजवान भारतीय और 84 विदेशी कैडेट, ये विदेशी कैडेट वो हैं जो हिंदुस्तान में हर वर्ष ट्रेनिंग लेने आते हैं अलग अलग देशों के, जिनसे एक हमारी संधि है। निश्चित तौर पे एक भव्यता है हिंदुस्तान की, जो दूसरे देशों को भी सेना के अफसर दे रहा है। आज भव्यता में थोड़ी सी कमी इसलिए भी रही क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह कोविड थी, और कोविड के कारण ही कई कैडेट्स ऐसे थे जिनके परिजन नहीं पहुंच पाए थे। चैटवुड हॉल का नजारा देखने वाला था। इसके साथ ही जो ड्रिलिंग की एक्सरसाइज की गई, जो ड्रिल हुआ है, वो नजारा और भी शानदार था। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा। सुरक्षा के लिहाज से पूरी तैयारी की गई थी कि किसी भी स्तर पर कोई चूक न रहने पाए, लिहाजा रूट डाइवर्ट किए गए थे। और रूट डाइवर्जन के साथ ही ये प्लान भी लागू किया गया था कि आपात स्थिति में वाहन कहां से निकलेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन पासिंग आउट जो परेड थी उसमें कैडेट्स के परिवार वालों को शामिल नहीं किया गया क्योंकि कोविड है। कोविड की वजह से ये एहतियात बरता गया। कुछ लोग आए थे, जिससे पहले की संख्या में कई लोग आ जाते थे, 5-6 लोग एक फैमिली से आ जाते थे। इस बार एक आध लोग ही थे, और जो परिजन बैठे भी थे उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया गया। सब मास्क में थे, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था पूरी पर्याप्त की गई थी। रिव्यूइंग ऑफिसर ने आज की परेड को सर्वोत्तम परेड माना है। कल से ही हम देख रहे थे कि वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर आईएमए परिसर के ऊपर रैकी कर रहे थे सुरक्षा कारणों से, और वो ये सुनिश्चित भी करना चाहते थे कोई चूक न रहे, क्योंकि आईएमए बहुत सेंसिटिव है। सिक्योरिटी के लिहाज से आईएमए बहुत सेंसिटिव है। केंद्रीय एजेंसियों की इस पर नजर रहती है, राज्य की इंटेलिजेंस। और यहाँ पर कैडेट्स के लिए रूट भी डाइवर्ट किए गए थे जो पासिंग आउट परेड थी, क्योंकि वहां पर ट्रैफिक हो सके। जी, भारतीय सेना अकादमी में जो आज पासिंग आउट परेड हुई है, इसके रूट डाइवर्जन की व्यवस्था एक हफ्ते पहले ही ट्रैफिक पुलिस ने कर ली थी, और रूट डाइवर्जन का प्लान जारी कर दिया गया था। जो बल्लूपुर चौक से लेकर प्रेमनगर का पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे जीरो जोन था, जो कि आज 1 बजे के बाद खुला, पीओपी के बाद जब लोग चले गए। और जब क्योंकि पीओपी से पहले जो तैयारियां होती हैं, जो ड्रिल्स होती हैं, उसमें भी ट्रैफिक डाइवर्ट रखा जाता है। लिहाजा करीब 1 हफ्ते से जो डाइवर्जन वाली स्थिति थी, ये बात से समाप्त हो गई है, और आज की जो पासिंग आउट परेड थी वो सकुशल संपन्न हो गई है। विदेशी के भी कैडेट्स पास हुए। किन किन देशों के कैडेट्स पास हुए हैं? देखिए, 84 कैडेट पास आउट हुए हैं, और हर वर्ष भारतीय सैन्य अकादमी में विदेशी किर्गिस्तान, कजाकिस्तान जैसे जो मुल्क हैं जिनकी हिंदुस्तान के साथ संधि है, सैन्य अकादमी के साथ संधि है, उनके कैडेट्स आते हैं। तो 84 ऐसे कैडेट हैं जो विदेशी मुल्कों के हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सुदीप तमाम जानकारी के लिए। तो हल्द्वानी में न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर। दरअसल एसटीएच में पुराना ऑक्सीजन प्लांट लगाने का मामला है।
प्लांट लगाने वाले फर्म पर दर्ज होगा मुकदमा। सांसद अजय भट्ट ने जिलाधिकारी को आदेश जारी किए हैं। 65 लाख की लागत से लगाया गया था प्लांट। सुशीला तिवारी अस्पताल में पुराना प्लांट लगाया गया था और ऐसे में कार्यदायी संस्था ने किया बड़ा गोलमाल। अजय भट्ट ने यहां पर संज्ञान लिया और ऐसे में जांच के आदेश दिए हैं। तो न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर। पुराना प्लांट लगाया जा रहा था एसटीएच में। अब उस पुराने प्लांट के मामले में आगे का एक्शन लिया जा रहा है, तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा इस पर। उसको जब मैं देखने गया तो अच्छा चमचमाता हुआ रंग चूना ठीक ठाक लगा था उस पर। और उसी दिन मैंने दूसरा वाला भी देखा जो डीआरडीओ ने बनाया था, वो भी ठीक ठाक बना था, क्योंकि दूसरे दिन उद्घाटन होना था डीआरडीओ के हॉस्पिटल का। बाद में पता लगा कि वो पुराना था, तो लगाने वाले ने पुराना क्यों लगाया, और वो चाहता था कि मैं नए की तरह से इसकी कॉस्ट लूँ। तो एडमिनिस्ट्रेशन को जब पता लगा, एडमिनिस्ट्रेशन ने जांच करी तो उसे पुराना पाया गया, और पुराना पाए जाने के बाद अब उसके लिए नए लाने के टेंडर कर दिए गए हैं। उसको जब मैं देखने गया तो राज्य में कोविड के एक्टिव केस कम होते ही राज्य की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों को आगामी चुनाव के दृष्टिगत और धार दी जा रही है। इसमें सबसे पहले ऐसे कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाएगा जिनकी अकाल मृत्यु हुई है। पार्टी कार्यकर्ता उन मृतकों के घर जाकर सांत्वना देंगे। बता दें, पार्टी 19 जून को प्रदेश कार्य समिति का आयोजन करेगी, जिसमें आगे के एजेंडे तय किए जाएंगे। साथ ही पार्टी दफ्तर में बैठक खत्म होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने ये जानकारी दी है। आज जो संगठन के अगले हमें कुछ काम संगठन के द्वारा जैसे जैसे अनलॉक होगा, ऐसे ऐसे हम लोग काम को आगे बढ़ाएंगे। उन सब पर हमारी विस्तृत रूप से संगठन और सरकार में आपस में बैठ के बातचीत हुई है। जैसा हमें जो कोरोना वॉरियर उनका सम्मान करना है, इसके लिए हम एक पखवाड़े का अभियान लेंगे जैसे जैसे छूट होगी। इसी प्रकार से दूसरा भी हम लोग एक अभियान हम लोग लेंगे कि जो हमारे ऐसे परिवार के जो हमारे कार्यकर्ता थे, उनके घर जाना, सांत्वना देनी, इस प्रकार का एक अभियान भी हम लोग लेंगे। इससे अलग हमारे जो अगले कार्यक्रम होने कुछ दिनों के लिए, उन पर भी हमारी चर्चा हुई है। हमारी कार्य समिति होगी, उस पर हमारी चर्चा हुई है। तेज बारिश से नारकोटा में भारी नुकसान हुआ और लोगों के घरों में मलबा भी घुस गया। वहीं बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी देर रात से बाधित चल रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे से सटे बच्छड़ सयू क्षेत्र के नरकोटा गांव में काफी नुकसान हुआ है और घरों में मलबा घुसने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं हाईवे खोलने का काम भी जारी है। बता दें आपको, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिफिल फोर्स की टीम मौके पर पहुंच गई है और नुकसान के आकलन के लिए राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच रही है। उधर हल्द्वानी में नैनीताल और उधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट ने जमरानी बांध को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। बैठक में जमरानी बांध के प्रोजेक्ट में तेजी लाने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं अजय भट्ट ने कहा है कि जमरानी बांध राज्य केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस बांध के बन जाने से पानी की किल्लत को दूर किया जाएगा और सिंचाई के लिए पानी की कमी कभी नहीं होगी। जमरानी बांध के बनने से लोगों को पानी की किल्लत से निजात और सिंचाई के लिए पानी पर्याप्त मिल सकेगा, जिसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये योजना जल्दी से शुरू हो जाए। कोविड के कारण काम में थोड़ी सी धीमी गति हुई थी, लेकिन गति को बढ़ाने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और जल्द ही जमरानी बांध का काम शुरू हो जाएगा।
जमरानी बांध हम सबका ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसको जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। इसके लिए लगातार हमारी बैठकें चल रही हैं। सारी चीज़ें हो गई हैं, कहीं पर कोई कमी नहीं है। और यहाँ पर कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट का पैसा आज नहीं, कम से कम 1.5 साल पहले यहाँ पर रिलीज भी हो गया है। सिर्फ एक प्रॉब्लम हो गई है कि हम किस तरह से अपने गाँव को पुनर्वासित करें। उसके लिए करीब 5 जगहों पर ज़मीनें भी देख ली गई हैं। अभी कहीं पर गांव को पसंद नहीं आती है, कहीं लोगों को नहीं आती है। एक चेक इतना बड़ा कहीं नहीं मिल पा रहा है कि जिसमें सबके सब लोगों को पुनर्वासित करें। हमने ये भी कहा है 2-2, 3-3 गांव करके भी पुनर्वासित हो सकते हो थोड़ी थोड़ी दूर पर, तो करना चाहिए। जमरानी संविदा एवं बेरोजगार स्टाफ नर्सेस महासंघ की तरफ से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सुबोध उनियाल और मंत्री बिशन सिंह चुफाल को ज्ञापन दिया गया। संविदा बेरोजगार स्टाफ नर्सेस के प्रदेश अध्यक्ष हरि कृष्ण बिजलीवाल ने बताया है कि हमारी एक ही प्रमुख मांग है कि 15 जून को होने वाली नर्सिंग लिखित परीक्षा को रद्द किए जाएं और चयन प्रक्रिया वर्षवार सीनियर वाइज किए जाएं। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि मंत्रियों ने विश्वास दिलाया है कि मुख्यमंत्री को मामले से अवगत कराएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी एक ही मांग है कि नर्सेस का चयन वर्षवार किया जाए और लिखित परीक्षा रद्द की जाए। हमारे प्रदेश में डॉक्टर का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है और आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक फार्मासिस्ट और आयुर्वेदिक स्टाफ नर्स एवं ANM का चयन वर्षवार सीनियरिटी बेस पर किया जाता है। तो फिर क्यों एलोपैथिक स्टाफ नर्सेस के चयन के लिए लिखित परीक्षा की जा रही है? एक ही विभाग में अलग अलग मानक क्यों रखे गए हैं? हम लोग यहाँ जैसे कि अभी मेरे भाई ने बताया कि हम लोग सारे के लोग, बहुत लोग नहीं है क्योंकि कोविड है, हम लोग कोविड का भी ध्यान रख रहे हैं, इसलिए कम लोग आए हैं हम लोग। और लेकिन हर जगह से नर्सिंग स्टाफ हम आए हैं जो हम 5 से 15 सालों से काम कर रहे हैं। और जब हमारे मोदी जी ने बोल दिया कि 100 दिन जिनको सेवा के कोविड काल का हो गया है उन्हें वरीयता दी जाएगी परमानेंट इसमें वैकेंसी में, तो हमें तो 400-500 दिन हो चुके हैं, तो हमें तो सरकार ने वैसे ही रख देना चाहिए था। आप ही बताइए, हम लोग की इतनी उम्र हो चुकी है, कई लोगों ने इसमें फॉर्म नहीं भरे हुए हैं और जो लोगों ने फॉर्म भरे भी हैं तो मतलब माँ बच्चों के या पिता बच्चों के एक साथ हमारे एग्जाम करवाए जा रहे हैं। हम लोग यहाँ तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारियों की एक हफ्ते से चल रही हड़ताल समाप्त हो गई है, मगर हड़ताल समाप्त होने के बावजूद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े कर्मचारी काली पट्टी बांधकर अपने कार्यालय में काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य मिशन से जुड़ी कर्मचारी निमी कुकरैती ने बताया है कि एक हफ्ते चली हड़ताल के बाद उन्हें शासन स्तर पर आश्वासन दिया गया है कि उनकी मांगों पर 1 महीने के भीतर ड्राफ्ट तैयार करके कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद ये साफ हो जा पाएगा कि प्रदेश सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारियों की मांगों पर किस तरह अपना आगे का रुख रखती है। तब तक काली सभी कर्मचारी पट्टी बांधकर अपने कार्यों में काम करते रहेंगे। उन्होंने बताया है कि काली पट्टी बांधने का कारण है कि शासन को लगातार एहसास दिलाया जाए कि उनकी तरफ से कर्मचारियों को 1 महीने का समय दिया गया है, जिसके अंतर्गत शासन द्वारा कमेटी बनाकर प्रस्ताव को कैबिनेट में प्रस्तुत करने की हामी भरी गई है। अभी शासन ने हमें कुछ लिखित में आश्वासन दिया है कि आपकी मांगों पे हम विचार कर रहे हैं और शासन ने हमारे एक्स कैडर वाली जो मांग थी उस पे समिति बनाई है और वो जो समिति है वो डीजी ऑफिस में काम कर रही है कि ताकि जो है एक्स कैडर वाली जो फाइल है, जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया जा सके और उसके बाद ड्राफ्ट जो है शासन को हम प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद आगे की रणनीति तैयार होगी कि किस तरह से शासन का रुख है। अभी तो शेयर चैट के जरिए मुरादाबाद के युवक से पायल बनकर संपर्क बनाने और फिर काशीपुर में बुलाकर बाइक लूट की घटना को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया है।
इसमें युवती बनकर बात करने वाले एक युवक भी शामिल है। मामले में पुलिस ने सीसीटीवी और कॉल रिकॉर्ड के जरिए अहम सुराग हासिल किया, जिसके जरिए पुलिस इन आरोपियों तक पहुंच सकी। पैसों के लालच में योजना के तहत आजम रजा ने पायल बनकर मोहम्मद इकराम को काशीपुर बुलाया और उसकी बाइक लूट ली। इस दौरान पायल उर्फ आजम रजा वहीं झाड़ियों में छुपा हुआ था। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर लूटी गई बाइक को भी बरामद कर लिया। इस मामले में हमने 4 लोगों की गिरफ्तारी की है। ये बहुत ही अलग प्रकार का क्राइम है, जिसमें एक लड़के ने सोशल मीडिया में अपने आप को लड़की बताते हुए कुछ लड़कों से चैटिंग की। उसी एक लड़के को मुरादाबाद से थाना ITI क्षेत्र में बुला लिया और बुला के फिर वो और उसके दोस्तों द्वारा उस लड़के को लूट लिया गया। बेसिकली उसकी गाड़ी उड़ी चोरी की गई। तो हमारा सबसे ये निवेदन रहा, सोशल मीडिया में जब भी आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं, किसी अनजाने व्यक्ति से ना करें। आपके साथ भी ये हो सकता है। चलिए बढ़ेंगे आगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कुछ लोगों पर तिरंगे का अपमान करने का आरोप लगाया। मामले में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एक राष्ट्रीय पार्टी का पुतला दहन कर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। भाजपाइयों का आरोप है कि टोल प्लाजा के मामले को लेकर कुछ लोगों के स्पीकर के कैंप कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की थी। इस दौरान भीड़ में शामिल हुए लोगों ने तिरंगे का अपमान किया। युवा मोर्चा ऋषिकेश मंडल युवा मोर्चा द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया गया, ये कल जो माननीय विधानसभा अध्यक्ष कैंप कार्यालय का विरोध प्रदर्शन किया गया है टोल प्लाजा को लेके, उस मामले में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कल राष्ट्रीय ध्वज झंडे का अपमान किया गया है, उसे जमीन पर रगड़ा गया है और हम युवा मोर्चा इसका पूर्ण विरोध करती है। ये जो प्रदर्शन करना सही है, संवैधानिक चीज़ है, पर किसी झंडे का अपमान करना गलत है, जिसका युवा मोर्चा पूर्ण विरोध करता है और इसकी कार्रवाई करने की मांग करता है। प्रशासन जल्द से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तिरंगे के अपमान की घटना ये लगातार देश में हो ही रहा है, पर आज टोल टैक्स वाले मुद्दे में हमने देखा ही है कि किस प्रकार से कांग्रेसी नेताओं द्वारा लगातार और जो बार बार तिरंगे का अपमान किया गया, वो अपमान हम सहेंगे नहीं और इस अपमान को हमने मद्देनजर रखते हुए आज इसमें पुतला दहन किया गया और कांग्रेस को चेताया है कि अगर इस प्रकार दोबारा से तिरंगा का अपमान हुआ तो हम उग्र प्रदर्शन और आगे कार्रवाई करेंगे। खबर देहरादून से। देवस्थानम बोर्ड पर मंत्री सुबोध उनियाल का बड़ा बयान। सरकार बातचीत करके लेगी देवस्थानम बोर्ड पर फैसला। राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दा उठा रही है कांग्रेस, सुबोध का ये कहना है। सुबोध उनियाल शासकीय प्रवक्ता हैं उत्तराखंड में। उसको अगर आप हटा लें तो उससे तब तक कांग्रेस सोई क्यों पड़ी थी? केवल राजनीतिक फायदे के लिए लोगों को भ्रमित करके अपनी राजनीतिक जमीन तलाश करने के लिए कांग्रेस कई मुद्दों पर हाथ पांव चला रही है। लेकिन कांग्रेस के हाथ पांव ये तो मुंगेरी डाल के सपने हैं कि जब सत्ता में आएंगे ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। सर एक और तो सरकार कह रही है कि हम बोर्ड पर उनको जरूर करेंगे, दूसरी ओर पूरे बोर्ड में जो सदस्य शामिल होने थे उनकी सूचियाँ भी जारी हो गई, आदेश जारी हो गए, तो क्या कुछ है? देखिए, मैंने कहा है कि इसमें मुख्यमंत्री जी से चर्चा करने के बाद ही इसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो चारधाम हक हुकूकधारी महापंचायत के महामंत्री तीर्थ पुरोहित पंडित हरीश डिमरी ने चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड भंग करने की मांग की है और 2019 से पहले की ही स्थिति बहाल करने की मांग की है। मामले को लेकर महापंचायत के महामंत्री हरीश डिमरी ने शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल से मुलाकात की। वहीं उन्होंने बोर्ड भंग नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। पिछले दिनों तीर्थ पुरोहितों को बोर्ड में बनाए जाने पर उन्होंने कहा है कि सरकार ने सदस्य बनाए हैं लेकिन वो ज्वाइन करेंगे ही, ऐसा नहीं है। हमारे सारे जितने भी मंदिर हैं जहाँ पर भी हैं वो अपना अपना आंदोलन अपने हिसाब से कर रहे हैं। मैं और कल मेरे माननीय अध्यक्ष कृष्णकांत कुठियाल जी मुख्यमंत्री से मिलने गए थे और मुख्यमंत्री ने हमें विस्तार में हमने अपनी बात को रखा। हमारा एकमात्र उद्देश्य ये है और हमारा मतलब फाइनल डिसीजन ये है कि देवस्थानम जो बोर्ड चार धाम का बना है वो निरस्त होना चाहिए और 27 नवंबर 2019 से पूर्व जो स्थिति थी यानी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और ये जो स्वतंत्र मंदिर थे
उनको स्वतंत्र कर दिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने हरिद्वार के अंदर विश्व हिंदू परिषद की कार्य मंत्रणा समिति में। तो रुद्रप्रयाग से यह खबर है, केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों का मौन विरोध जारी है और ऐसे में देवस्थानम बोर्ड को निरस्त करने की कर रहे हैं मांग। तीर्थ पुरोहितों ने महाराज के बयान पर आक्रोश जताया है। गुप्तकाशी में पर्यटन मंत्री का पुतला फूका। बोर्ड का गठन किया जाना 4 धामों के लिए विनाशकारी कदम है, उनका ये कहना है। आगे और लड़ाई है। देवस्थानम बोर्ड भंग कर। बाबा केदारनाथ, आज देवस्थानम बोर्ड के विरुद्ध में तीर्थ पुरोहित समाज केदारनाथ का आज दूसरे दिन का भी मौन धरना जारी रहा। ये देवस्थानम बोर्ड जब तक पूर्णतः निरस्त नहीं हो जाता है तब तक हम इसी प्रकार से धरना केदारनाथ में जारी रखेंगे। जय बाबा केदारनाथ। देवस्थानम बोर्ड को लेकर पहले ही दिन से सभी धामों के तीर्थ पुरोहित लगातार विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के बदले जाने पर सबको यह उम्मीद थी कि ये देवस्थानम जैसा अव्यावहारिक काला कानून वापस होगा, लेकिन सरकार इसे खत्म करने के बजाय इसका विस्तार कर रही है। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री जी इसको वापस लेने की बात कर रहे हैं। फगवाड़ी पूर्व केदार सभा अध्यक्ष केदारनाथ, मैं सरकार से पुनः आग्रह करता हूं कि देवस्थानम बोर्ड को तुरंत भंग कर दिया जाए और जो नामित सदस्य किए गए हैं उनका जो है चयन तुरंत निरस्त किया जाए। पूर्व से भी तीर्थ पुरोहित समाज जो है देवस्थानम बोर्ड का विरोध करता हुआ आ रहा है, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। त्रिवेंद्र सरकार ऐसे ही चलेगी। तीरथ सिंह सरकार आई है, तीरथ सिंह जी ने कहा था कि हम इस पे जो है मनन करेंगे, विचार करेंगे, लेकिन अभी तक तीरथ सिंह जी ने इस पर कोई विचार नहीं किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।